हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे नस्ट इक्वेशन की। इसकी ज़रूरत क्या है हमें, देखिएगा। इसके पहले हमने ये पढ़ा है कि किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल हुआ करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कैसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है स्टैंडर्ड और दूसरा कैसा हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड। अब देखिएगा, स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ई नॉट की वैल्यू Cu2+ से Cu की, कॉपर की ई नॉट वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आपको याद नहीं करना है, ऐसे ही समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लिखा रहता है क्वेश्चंस में। ई नॉट की वैल्यू 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, या उन्होंने दिया हुआ है Zn2+ और Zn का क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बुक में दिया हुआ है 0.76 वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर नॉट लिखा हुआ है तो ये बताता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन स्टैंडर्ड क्या है, तो उसके पहले समझते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है। ये वैल्यू कब कैलकुलेट की गई है, व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड व्हेन टेम्परेचर इज गिवन एट 298 केल्विन। जो रूम टेम्परेचर होता है लगभग 273 + 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर माना जाता है। और कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मतलब यहाँ पर Cu2+ का कंसंट्रेशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन इसमें कितना हो, ये होना चाहिए 1 मोल। ध्यान रखेंगे 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। और अगर इसमें से कोई चीज़ गैसियस सब्सटेंस इन्वॉल्व है, जैसे अगर आप लिखते हैं H2 का इलेक्ट्रोड लिखते हैं, H2 का लिखा जाए अगर H+ से H2 और P2, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि हमें काम इतने का ही होता है, H+ से H2 का होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है ई नॉट वैल्यू। लेकिन जब कभी कोई गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए हमें एक सरफेस चाहिए सॉलिड। गैसियस या लिक्विड के लिए हमेशा कोई सॉलिड सरफेस चाहिए जो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता हो, और हम इस इलेक्ट्रोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, और इसी के बेस पर बाकी सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट की जाती है। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ मैंने कहा ये गैस के फॉर्म में है, तो प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं, तीनों ही चीज़ें अगर फिट हो रही हैं, तो उस कंडीशन में अगर ई नॉट वैल्यू निकाली गई है तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। चलिए, तो हमें ये नस्ट इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ गई, और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर नस्ट इक्वेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब T इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन। मान लीजिए टेम्परेचर, जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहा हूँ तो उस समय टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है सर, कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कॉपर सल्फेट को यूज़ करते हैं या जिंक सल्फेट को यूज़ करते हैं, या आप कुछ भी और यूज़ कर सकते हैं। आप Fe2+ से Fe3+ का भी निकाल सकते हैं, है ना। Fe2+ Fe है ना, ये -0.44 वोल्ट के आसपास होती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो मैं यहाँ क्या कह रहा था कि इसकी वैल्यू ये सब दिया हुआ है, लेकिन कब है, यहाँ पर Fe2+ का, यहाँ पर H+ का, यहाँ Zn2+ का, यहाँ Cu2+ का, जो इसमें आयोनिक सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं, उन सब का कंसंट्रेशन 1 मोलर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं मोलर कंसंट्रेशन क्या कर दूँ, 1 मोलर ना हो, इसकी जगह कुछ और हो जाए, मतलब 0.5 मोलर हो जाए, या 1.5 मोलर हो जाए, या 2 कुछ भी मोलर, मतलब थोड़ा 1 मोलर से ज़्यादा या 1 मोलर से कम हो जाए। और अगर गैसियस सब्सटेंस इन्वॉल्व है तो P मतलब क्या होगा, P का मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रेशर। और ये क्या है, 1 बार है तो स्टैंडर्ड है, और ये 1 बार नहीं है तो नॉन स्टैंडर्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी कंडीशन है, तब इस कंडीशन के लिए हम लोग ई सेल निकालते हैं, ई सेल। और इस ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, ये ई सेल कब निकालते हैं, ई सेल का मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड में कैलकुलेशन, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको लिखने का तरीका है, इलेक्ट्रोड की कोशिश करता हूँ ई सेल को। अगर आपको यही वैल्यू यहाँ पर लिखी हो तो क्या लिखा जाएगा, E ऑफ Cu2+ से Cu।
अब आप देखिएगा इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी, या तो इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी, डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन क्या है। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ नस्ट इक्वेशन, देखिएगा इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मुझे नस्ट इक्वेशन चाहिए। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ नस्ट इक्वेशन, तो एक लाइन में क्या लिखेंगे नस्ट इक्वेशन के लिए, टू कैलकुलेट द ई सेल ऑफ एनी हाफ सेल रिएक्शन और कंप्लीट सेल रिएक्शन वी यूज नस्ट इक्वेशन। नस्ट एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दिया कि अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है, उसमें किसी एक इलेक्ट्रोड का या किसी पूरे सेल का आपको ई सेल निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि दो सेल को मैंने जोड़ दिया है ना। मान लीजिए मैंने इस तरह से दो सेल को आपस में जोड़ दिया है और ये आपसे पढ़ा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, ऐसा आपने अरेंजमेंट कर रखा है। और अब आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब ये 1 मोलर नहीं है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.5 मोलर है, 0.5 मोलर है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी होगी उसको पता करने के लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। मतलब नस्ट इक्वेशन कहाँ यूज होता है, टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी ऑफ द रिएक्शन एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। इट मीन्स अब देखिएगा जरूरी नहीं कि तीनों की तीनों कंडीशन से इसमें फिल ना हो रही हो, इसमें से कोई चाहे तीनों ही ऐसी हो या कोई भी एक कंडीशन अगर ऐसी रहेगी तो वो नॉन स्टैंडर्ड कहलाएगा। मान लीजिए उसका टेम्परेचर तो 298 केल्विन हो सकता है, लेकिन इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो क्या कहलाएगा, वो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। चलिए ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, चलिए देखते हैं। तो ये नस्ट इक्वेशन क्या कहता है, एक लाइन का एक लाइन है, आपको ध्यान रखना है। ई ऑफ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये नस्ट ने दिया था, ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपान एन एफ। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एल एंड क्यू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से इसको मिटाता हूँ, फिर यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। ई नॉट सेल के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है, ई नॉट ऑफ, ये क्या होता है याद करिए, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड से निकाल सकते हैं। आर क्या है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। हालांकि गैस कांस्टेंट का यहाँ क्या काम है, एक्चुअली आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसा हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर ही पढ़ा होगा। और टी क्या है, टी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर किस स्केल में रहेगा, केल्विन में है। एन क्या है सर, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सचेंज्ड, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन होते हैं, है ना, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट भी कह सकते हो सर। और यहाँ क्या है, एफ, एफ क्या है, एफ को फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, फैराडे अंकल के नाम से रखा गया है, फैराडे कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू को हम लोग ऐसे पढ़ा करते हैं कि चार्ज एक्वायर्ड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। समझिए, जैसे आप एग्जांपल में लीजिएगा कि अगर मैं आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन में होता है चार्ज 1.602 होता है समथिंग, हम इसको अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन में, यस, तो हमने लिखा यहाँ पर N 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल माने क्या होता है यार, दुनिया का कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है तो क्या हो जाएगा, 10⁻23। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, फिर से देखिएगा ये क्या है सर, यस इट इज़ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 96487 कूलम्ब में आता है ये। तो इस वैल्यू को नियर अबाउट हम लोग लिख लिया करते हैं 96500 कूलम्ब, इसी को 1 फैराडे कहा जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट है, बार बार ये यूज में आएगा। ये तो हमने समझने के लिए लिख दिया है कि ये 1 फैराडे होता क्या है। तो 1 फैराडे क्या होता है, एक लाइन में लिखेंगे, चार्ज एक्वायर्ड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। कहीं पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन
पास हो जाए तो उसको हम 1 फैराडे कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ तो हमने ये सब लिख लिया। अब एक लाइन बचा हुआ है क्यू क्या होता है, तो क्यू के बारे में यहाँ पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ इसको, फिर लिखता हूँ। चलिए देखते हैं अब हमारे पास क्या बचा। ई नॉट सेल की वैल्यू हम समझ में आ गया होगा। आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू इतना ही लेना है अपने को। एल एन क्यू लॉग नेचुरल क्यू, नेचुरल लॉग क्यू है, इसका मतलब क्या होता है, क्यू क्या है, क्यू इज रिएक्शन क्वाइसेंट, जो इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे रिएक्शन क्वाइसेंट है। रिएक्शन क्वाइसेंट को कैसे लिखा जाता है आप समझ सकते हैं ऐसे, दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अगर एक रिएक्शन में यहाँ पर लिखूँ तो क्या हो जाता है, क्यू की वैल्यू को लिखा जाता है। मान लीजिए मैं एक यहाँ पर इक्वेशन दे रहा हूँ, क्यू को कैसे लिखा जाएगा। जैसे एक इक्वेशन दिया आपको कि जिंक को अगर Cu2+ से ट्रीट किया जाए तो क्या बन जाएगा, तब आप देखेंगे ये बनेगा Zn2+ और Cu बनेगा। अब ये एक इक्वेशन मैंने लिखा है। अब आपसे कहा जाए कि इसका Q की वैल्यू क्या होगी, रिएक्शन क्या कहेंगे, तो देखिएगा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट ईच टर्म रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब क्या है सर, देखिएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रोडक्ट, मतलब Zn का पावर 2+ और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। और ये क्या है सर, Cu है। दूसरी बात अब देखिए यहाँ क्या है, रिएक्टेंट कौन है सर, तो रिएक्टेंट है Zn है, यस। यहाँ पर लिखता हूँ मैं Zn और यहाँ कौन होगा, यहाँ होगा Cu2+। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है, एक मज़े की बात यह है कि किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का मोलर कंसंट्रेशन या मोलर एक्टिविटी कितनी मानी जाती है यार, ये 1 मानी जाती है। मतलब किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। जैसे चॉकलेट, आप चॉकलेट खा रहे हैं, सॉलिड स्टेट का चॉकलेट है और चॉकलेट खा रहे हैं और आपने आधा चॉकलेट खा लिया है और आधा बचा हुआ है, तो जो टेस्ट यहाँ आ रहा था वही टेस्ट इधर भी आएगा चॉकलेट में, है ना। तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, उसका अमाउंट चेंज होता है चॉकलेट में कंज्यूम करने से। वैसे ही कॉपर या कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस गिवन इन सॉलिड स्टेट, तो उसका मोलर कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी माना जाएगा। तो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Zn2+। ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है ये यहीं से आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो बच्चे यहीं पर डरते हैं, थोड़ा सा डरिए मत आप। रिएक्शन क्वाइसेंट क्या आपको ये दिख रहा है नीचे वाला लाइन में जो लिखा हूँ, Cu2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, Zn2+ और यहाँ क्या लिखा हुआ है, Cu2+ लिखा हुआ है। क्यों सर, क्योंकि इसका और इसका कंसंट्रेशन यूनिटी मैंने मान लिया है, 1 मान लिया है, क्योंकि दे आर इन सॉलिड स्टेट। देखिएगा, अगर आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप आगे इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फटाफट वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। अब एक बात हमारी रह गई है, क्या Ln/Q को कैसे सॉल्व किया जाए। इसको मैं और सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से इसको लिख लिए होंगे आप लोग। इसको मिटाता हूँ, फिर यहाँ पर और सिंपलीफाई करके लिखता हूँ। चलिए ठीक है, तो इसको हम सिंपलीफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे आप कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ई नॉट सेल माइनस आर। देखिएगा आपको याद होगा यहाँ क्या लिख लेते हैं, आर इंटू टी है और वही लिखा हुआ है और एन एफ है। आप देखिए यहाँ पर एक लॉग का प्रॉपर्टी में यूज़ कर लेवाना हूँ। अगर कोई चीज़ नेचुरल लॉग एक्स है, देखिएगा नेचुरल लॉग एक्स अगर लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाता है, 2.303 log x लिखा जाता है। मतलब और किसके बेस पर, 10 के बेस पर। किसी भी नंबर का अगर नेचुरल लॉग दिया हुआ है तो 2.303 से अगर उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको नेचुरल लॉग को 10 के बेस पर कंसीडर किया जा सकता है और यहाँ से लॉग टेबल में लॉग को ऑब्टेन करना आसान हो जाता है। फिर से देखिएगा, तो Ln/Q दिया हुआ है, Ln/Q दिया हुआ है तो क्या करेंगे, आप इसको ऐसे कोएफिशिएंट लगा दीजिए, 2.303 log 10 के बेस पर क्या हो जाएगा सर, Q हो जाएगा। Q क्या है, रिएक्शन क्वाइसेंट है, ऐसा हमने पढ़ा भी है। तो मैं Ln/Q को हटा करके यहाँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2.303 और यहाँ क्या लिख देता हूँ, log 10 के बेस पर ये क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। अच्छा, अब वो वैल्यू जो मैंने वहाँ पर लिया था उसको यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। कैसी वैल्यूज देखिएगा, फिर से आर ई नॉट सेल की वैल्यू तो वहाँ दिया हुआ रहेगा, है ना। ई नॉट सेल की वैल्यू तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो हम लोग अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं बताइए, तो यस, ई नॉट ऑफ क्या, कैथोड
माइनस ई नॉट ऑफ ई नोट, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। आर की वैल्यू को हमने वहाँ लिखा है कितना है यार 8.314, गैस कांस्टेंट का काम नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर जो कांस्टेंट लगना चाहिए उसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के लगभग इक्वल होती है, इसीलिए यहाँ पर गैस कांस्टेंट को यूज करते हैं। पर मोल पर केल्विन हो गया। टेम्परेचर हमने कहा आपसे 298 केल्विन, ऐसा मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर वैल्यू क्या ले लेता हूँ 2.303, जो नंबर हैं देखिए ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी अगर मैंने टेम्परेचर दिया हुआ 298 केल्विन तो यहाँ पर रखेंगे, और ये नंबर तो कांस्टेंट है। यस सर। आगे क्या करने वाले हैं, एन, नंबर ऑफ किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज थोड़ा वेरिएबल हो सकता है ना। किसी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जैसे सोडियम का रिएक्शन है तो सोडियम विल डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं एन ही लिखा रहने देता हूँ। और एफ की वैल्यू क्या होती है, फैराडे कांस्टेंट को हमने निकाला था अभी 96487 कूलाम्ब, आप इसको 96500 भी ले सकते हैं, तो नियर अबाउट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 96487 कूलाम्ब। अब आप देखिएगा ये सारी इक्वेशन में एक कॉमन चीज़ है, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, log 10 के बेस पर यहाँ क्या लिख देता हूँ Q, तो उसकी वैल्यू तो वेरिएबल है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यूज़, ये देखिए इतना, ये कैसा वैल्यूज़ है, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो वैल्यूज़ है 298 केल्विन पर अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसकी वैल्यू आती है कैसे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, यस, इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करके देखिएगा 0.0591 लगभग होती है, मैं वो इतना लिखता हूँ। और यहाँ क्या लिख देंगे n, और log क्या हो जाएगा 10 की बेस पर q हो जाएगा। तो देखिएगा ई सेल मतलब क्या हुआ सर, ई सेल इट इज़ द अनदर इक्वेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन का ये भी एक पॉपुलर फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, या तो आप ये यूज़ करेंगे या ये, दोनों में से किसी एक को अच्छे से दिमाग में रख लेंगे, या आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। नस्ट इक्वेशन ये है, इसके बेस पर मैंने इसको लिखा है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्वेशन ये वाला है, ध्यान रखेंगे, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बेस पर हम लोग कुछ और रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले मैं लेता हूँ, देखिए मैं 2 तरह के रिएक्शन लूँगा, एक हाफ रिएक्शन, जैसे अगर मुझे, जैसे मैं 2 रिएक्शन निकालना है, Zn2+ से Zn की वैल्यू निकालनी है। अब ई नॉट तो नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड वाला कंडीशन है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, इसको कहते हैं हाफ रिएक्शन। और दूसरा हमको निकालना है, किसका निकालना है, यस, एक सेल का निकालेंगे, है ना, कंप्लीट सेल, मतलब हाफ सेल के लिए निकालते हैं ई की वैल्यू, और फुल सेल, देखिएगा नस्ट इक्वेशन को हाफ सेल और फुल सेल दोनों में कैसे यूज करेंगे, फिर से सुनिएगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन को यूज करके ई सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और किसी फुल सेल क्या होता है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों होता हो, उसको हम लोग फुल सेल कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, किसे, नस्ट इक्वेशन को यूज करके। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, कहीं पर हाफ सेल दिया हो तो क्या करेंगे, जैसे N2+ से आपको Zn के लिए वैल्यू निकालना है, तो आप देखिएगा यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको ये है, इसका जो मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर है। अब आप देखिए इसके कंसंट्रेशन को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, और नस्ट इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। इस नस्ट इक्वेशन को यूज़ करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। आपसे पूछा क्या है सर, आपको ये दिया हुआ है Zn2+ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर 298 केल्विन यहाँ पर दे दिया है, और कंसंट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और ई नॉट की वैल्यू भी यहाँ पर दे दिया है उसने, Zn2+ से Zn की वैल्यू -0.76 वोल्ट, इतना डाटा दिया हुआ है। फिर से देखिएगा, अब इसके लिए मुझे ई नस्ट इक्वेशन को यूज़ करके इसके ई सेल की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखिएगा कैसे किया जाए इसको, देखिएगा। तो ई ऑफ हाफ सेल कौन है सर, ये वाला हाफ सेल है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने क्या लिखा, Zn2+ से Zn रिडक्शन के फॉर्म में है, वही मैंने लिख लिया। अब आप एक चीज़, इसको करने के पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या कि जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। सर आप ये वाला इक्वेशन लेंगे कि लास्ट वाला, आप देखिएगा, आप यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है जो मैंने
सॉल्व किया है, शॉर्ट ट्रिक निकाला। अगर आप इसको याद रखते हैं तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में करने से बच जाएंगे। नहीं तो मालूम पड़ा शुरू के 10 मिनट तो आपका यही खत्म कर देगा, इतना लंबा कैलकुलेशन। तो इसीलिए बच्चों को ये वाली वैल्यू हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए ठीक है, ऐसा आपको सलाह दी जाती है, मतलब रिमेंबर कर के रखिएगा, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो आप बहुत टाइम लग जाएगा सर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ई नॉट इजक्वल टू, यहाँ क्या लिखता हूँ, यस ई सेल इजक्वल टू ई नॉट सेल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखता हूँ जेड एन 2 प्लस से जेड एन। आगे क्या करना है, यहाँ माइनस लगाना है, यस। तो 0.059 है। सर आपने ऐसा क्यों ले लिया है 0.59? एक्चुअली यहाँ पर बाय द वे 298 मैंने करके कैलकुलेशन किया था, और यहाँ पर गिवन कंडीशन है वो 298 केल्विन पर दिया हुआ है। आप देखेंगे आगे क्या करना है, आगे मुझे अपान में क्या करना है, यस एन। एन का मतलब यहाँ क्या होगा, यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, लॉस्ट और गेंड। तो आप यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू कितनी है, 1 है 2 है, बिल्कुल 1 मोल ऑफ इसको रिड्यूस होने में कितना लगा, यस। तो एन की वैल्यू है क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, बोलिए भाई, एन इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो लॉग है। लॉग क्यू को कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, उसको मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। जेड एन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बनाता है जेड एन। इस इक्वेशन के लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, हमने आपसे कहा था कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच टर्म रेज टू सम पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो इन दोनों के कॉफिशिएंट का पावर 1 है, तो यहाँ पर पावर तो 1 ही लगेगा। इन दोनों का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो पावर 1 लगेगा। अब प्रोडक्ट क्या है आपका, यस, तो प्रोडक्ट है अपना जेड एन। लेकिन जिंक कौन से स्टेट में है, जिंक इज इन सॉलिड स्टेट। और जेड एन 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, चलिए पता लगाइए। देखिए सॉलिड स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का मोलर कंसंट्रेशन कितना माना जाता है, यूनिटी। तो इसको 1 ले लेता हूँ। और जेड एन 2 प्लस का मोलर कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, वैल्यू से देख लीजिए आप लोग वहाँ से, तो कितना है बोलिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड एन 2 प्लस, चलिए इसकी वैल्यू को मैं लिखता हूँ 1 अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन 2 प्लस। शायद आपको दिख रहा होगा, फिर से देखिए। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपान जेड एन 2 प्लस, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर फटाफट रखते हैं। तो क्या रखेंगे, ई ऑफ किसका निकालना है, इसका निकालना है, ई ऑफ जेड एन 2 प्लस से जेड एन है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, कितना दिया हुआ है यार बताइए, माइनस 0.76 वोल्ट ये दिया हुआ है। माइनस कर लेते हैं 0.059 अपान क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। यहाँ मैंने पहले लिख दिया था कि एन की वैल्यू 2 होगी। यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू लॉग क्या हो जाएगा, 1 अपान जेड एन 2 प्लस की वैल्यू कितनी है सर, देखिए तो, यस देखिएगा 0.01 मोलर है। आप समझने की कोशिश करिएगा, यहीं पर मैं लिखता हूँ 0.01 मोलर को, और सिंपलीफाई करके आप क्या लिखेंगे बोलिए, जल्दी से देखिए। तो ये जेड एन 2 प्लस का कंसंट्रेशन है, इसको आप सिंपलीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इसको 10 की पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सोचिए। क्योंकि डेसिमल को जब मैं 2 डिजिट राइट में ले जाता हूँ तो निगेटिव पावर लग जाती है। टू शिफ्ट द डेसिमल यूज निगेटिव पावर, टू शिफ्ट द डेसिमल राइट यूज निगेटिव पावर, और लेफ्ट में ले जाने के लिए पॉजिटिव पावर यूज करते हैं। तो मैंने डेसिमल को, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाता है, log -2 मिल जाता है। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो चलिए इसको आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो माइनस 0.76 वोल्ट है, और इसको एज इट इज लिख देते हैं 0.059 अपान 2 है ये, और log 10 की बेस पर हमने किया है, log 1 अपान 10 to the power -2 है। इसको आप सिंपलीफाई करके और क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 10 की पावर 2 नीचे है, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब एक चीज़ और देखिएगा, एक log की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, मैं इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ कि log x का पावर अगर a है, log x का पावर a है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू log x, ऐसा हम ये। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि log 10 का पावर 2 है। अब एक और चीज़ हमने पढ़ा है, क्या क्या आगे मैं करता हूँ इसको, कि अगर ऐसा 10 की पावर 2 है, अगर किसी x का पावर a हुआ करता है तो log के फॉर्म में उसको log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a log x भी लिख सकते हैं। log x का पावर a है तो a log x भी लिखा जा सकता है। log की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। हालांकि ये सब प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे इसको, कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। माइनस 0.76 वोल्ट है, log को देख के घबराइएगा मत, ज़्यादा कुछ है नहीं log में, सिंपल कैलकुलेशन ही log के देते हैं। बहुत टफ कैलकुलेशन log के बेस पर इस चैप्टर में नहीं आते हैं, कुछ सिंपल ही हैं। जहाँ कहीं डाउट आएगा तो हम
आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। प्लीज़ पे अटेंशन। मैं यहाँ क्या लिखा था, मैं इसी डाटा को आगे कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा 0.059 मैंने लिखा है और अपान 2 है। आप इसको log 10 की पावर 10 पावर -2 है। यहाँ पे यहाँ क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 2 इंटू लॉग, क्या लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे log 10 की बेस पर 10। log 10 की बेस पर जो 10 हुआ करता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सुन लीजिएगा, अगर log 10 की बेस पर 10 है, मतलब जिसकी बेस है वही का अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो log 10 की बेस पर 10 है, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा। तो इस पूरी वैल्यू को अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू से इस वैल्यू को इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, तो देखिएगा हम आंसर क्या लिखेंगे, log 10 की वैल्यू तो 1 हो गई है। तो देखिएगा हमने क्या किया, यस log 10 की पावर 10 को 1 कहते हैं, log 10 की पावर 10 को 1 कहते हैं। चलते हैं तो इस नंबर को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, -0.76 और माइनस है, और यहाँ क्या हो जाएगा, इस नंबर को यहाँ कॉपी कर लेते हैं 0.059 और देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। log 10 की पावर 10 की वैल्यू क्या आएगी, log 10 की पावर 10 की वैल्यू को 1 ले आता है। ये log की प्रॉपर्टी है, ऐसा हम लोगों ने अभी पढ़ा। 0.76 और ये निगेटिव नंबर बचे हैं। अच्छा, जब 2 निगेटिव नंबर होते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 0.76 वोल्ट, इस नंबर को भी, इन दोनों निगेटिव नंबर हैं। जब दोनों नंबर निगेटिव होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और आंसर निगेटिव में आएगा। ये पक्का हो गया है। सर कैसे किया जाए, तो हमने इसको लिखा 9 और 6 5 11 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 है ना, 1 कैरी हो गया और 0.0। तो आंसर हमारा, ये आंसर हमारा कितना आता है, आंसर आता है -0.819 वोल्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले E0 वैल्यू जब था तब उसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट थी, लेकिन जब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, कंसंट्रेशन कम कर दिया, तब इसकी E0 वैल्यू और बढ़ गई है। मोर निगेटिव द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब किसी इलेक्ट्रोड का सोल्यूशन डाइल्यूट कर दिया जाए तो उसका रिड्यूसिंग पावर ही बदल जाता होगा, ऐसा आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई हाफ सेल की। आगे हम बात करते हैं फुल सेल की, कि अगर मान लीजिए जिंक और कॉपर दोनों के इलेक्ट्रोड हैं तब उसमें E0 वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो एक एनोड और कैथोड दोनों होते हैं, उसको फुल सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पर इक्वेशन लिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जिंक वाला एक नॉर्मल सेल लिया है Cu2+, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Zn2+, और ये Cu गैल्वेनिक सेल है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोल। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है और उन्होंने दिया हुआ है कि एट टेम्परेचर 298 केल्विन। अब आपको बताना है कि भाई इसका ई सेल की वैल्यू क्या होगी, इस सेल में से कितना वोल्टेज निकलेगा। अगर तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर होता तो हम आसानी से E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करते और आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसी एक का या किसी दोनों का दिया हुआ है, तो हमें नंस इक्वेशन यूज करके निकालना पड़ेगा इसका ई सेल की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं कि नंस इक्वेशन को क्या यूज़ करेंगे। चलिए इस हमें गिवन कंडीशन है तो फटाफट हम आगे चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन कैसे, ई ऑफ सेल निकालना है आपको। तो सबसे पहले ई ऑफ सेल निकालने से पहले देखिएगा, ई ऑफ सेल मैं यहाँ पर निकालता हूँ। ई सेल का फार्मूला क्या होता है, ऐसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ई नॉट ऑफ सेल माइनस क्या लिखा जाएगा 0.059। मैं ये वाला शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है टेम्परेचर की 298 केल्विन है, तो इसलिए ये वाला कांस्टेंट यूज़ कर ले रहा हूँ और एन यूज़ करता हूँ और log 10 के बेस पर यहाँ Q लिख देता हूँ। अब आप देखिएगा मैं सोल्यूशन को कुछ करूँगा। E0 सेल की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है, बहुत सिंपल सा है। तो मैं इस E0 सेल की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसको मैं अलग से रफ में यहाँ निकाल लेता हूँ। E0 सेल की वैल्यू मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 ऑफ कैथोड, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड हाफ सेल कौन सा है, यस कैथोड। इसको एक सेल ही बना लेते हैं। इसका सेल कैसे बनाया जाए, तो देखिए सेल बनाने का तरीका हमको पता है, फिर से एक बार देख लीजिए। जिंक से Zn2+ बन रहा है तो एनोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल को पहले लिखा जाता है और रिडक्शन हाफ सेल को बाद में लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, Zn2+, Zn से Zn2+, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो यहाँ क्या बनेगा, पहले आप यही बनाएं Zn से Zn2+, और रिडक्शन हाफ सेल कहाँ हो रहा है,
Cu2 प्लस से Cu हो रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे? सॉल्ट ब्रिज से। दूसरी एक बात और है कि हमें इसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, तो कैथोड कौन है? कैथोड ये होगा, तो इसकी वैल्यू को क्या लिखा जाएगा? ई नॉट ऑफ, क्या लिखोगे बताओ भाई? Cu2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से कितना हो जाएगा? Zn। इसकी वैल्यू दिया रहता है, ऐसे इसकी वैल्यू यहाँ पर है कितनी? 0.34 वोल्ट, और यहाँ कितनी होगी यार? माइनस 0.76 वोल्ट। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1.1 वोल्ट आता है। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख देता हूँ 1.1 वोल्ट। आगे आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा? 0.059 कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.059। n की वैल्यू को कैसे निकाला जाए? यहाँ पर n की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, देखिएगा n की वैल्यू को आप डायरेक्ट ना करें, ऐसे ना लिखें, प्लीज पे अटेंशन। इसके लिए हाफ रिएक्शन को लिख लें और हाफ रिएक्शन से फटाफट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? प्लीज पे अटेंशन। Zn से क्या बन रहा है सर? देखिए तो Zn से क्या बन रहा है? Zn2 प्लस बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से देख लिए हम लोग। यहाँ क्या हो रहा है? Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, इसका मतलब ये है कि Cu2 प्लस से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बन रहा है? Cu बन जा रहा है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन तो दोनों में बैलेंस है, यहाँ पर +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यहाँ पर +2 चार्ज है, मतलब इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। दोनों को आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा? Zn और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड ऐड कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। सर हमें क्या मिलेगा? अरे हमें मिलेगा Zn2 प्लस, और यहाँ क्या मिलेगा? Cu। तो n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज कितने कर रहा है? 2 कर रहा है। ये गेन कितने कर रहा है? 2 कर रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे n की वैल्यू यहाँ क्या होगी? हियर n इज इक्वल टू 2 मानेंगे। तो चलिए 2 आया, log 10 प्रोडक्ट। आप देखिएगा क्यू लिखना सबसे कठिन काम है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्यू लिखना बहुत मुश्किल काम लगता है। देखिएगा क्यू कैसे लिखेंगे, फिर से मैं देखता हूँ। यहाँ पर मैं लॉग तो लिख देता हूँ, क्यू की वैल्यू क्या लिखते हैं सर? फिर से देखिएगा, प्रोडक्ट अपान प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? जल्दी देखिए फटाफट। यस, Zn2 प्लस और Cu, और रिएक्टेंट कौन है? तो यस, जल्दी से देखिएगा, मोलर कंसंट्रेशन। आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब ये मोलर कंसंट्रेशन है। और यहाँ कौन हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा Cu। तो अब देखिएगा, मैंने Cu2 प्लस होगा। अच्छा क्यों सर? देखिएगा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अपान प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। क्यू का ये कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन क्वाइसेंट है ये। हालांकि अब देखिएगा सॉलिड स्टेट में है तो उसका मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? Zn2 प्लस से क्या हो जाएगा? Cu2 प्लस हो जाएगा। अब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो Q इक्वल टू मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? डायरेक्ट Zn2 प्लस, क्या लिखूँ भाई? बोलिए जल्दी से। यस, Zn2 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? Cu2 प्लस। तो चलिए ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ और आगे आंसर को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या कि यहाँ जो वैल्यूज दिया हुआ है ई सेल की, यही यहाँ पर आगे रखता हूँ। क्या सर? कि ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन निकालना है। ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है वही वहाँ पर लिख लेता हूँ। 1.1 वोल्ट है, माइनस यहाँ क्या लिखें? 0.059 वोल्ट अपान क्या है सर? अपान 2 है। 2 कहाँ से आया? n की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड। अच्छा यहाँ क्या करते हैं? log 10 की बेस पर सॉल्व कर रहे हैं। Zn2 प्लस का मोलर कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? देखिए 0.01। अच्छा 0.01 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -2 लिख सकते हैं क्या? सोचिए फटाफट। यस, ऐसे ही 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट Zn2 प्लस के कंसंट्रेशन को क्या लिख देता हूँ? जी 10 की पावर -2। फिर से देखिएगा, 10 की पावर -2 अपन यहाँ क्या लिख देता हूँ? Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन नीचे है, इसके वैल्यू 0.1 है। इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं 10 की पावर -1। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल को अगर एक डिजिट में पीछे ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा। एक डिजिट पीछे ले जाते हैं तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो सर ये क्या हो रहा है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ? 10 की पावर -1। तो फिर से देखते हैं, तो ये वैल्यू को हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा फटाफट? 1.1 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा? 0.0592। हाँ, आप इसको यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। log 10 है, यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा?
तब हमारा -2 है, यहाँ -1 है, क्या बचेगा, यहाँ -1 ही बचेगा। सर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे देखिएगा आप। अरे कुछ नहीं करना है आपको, 1.1 माइनस 0.059/2। देखिएगा -1 हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, अगर log x की पावर a होती है तो पावर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a log x हो जाएगा, a log a इंटू log x हो जाएगा, तो 1 इंटू इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, 10 के बेस पर log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आगे आप सॉल्व करिए, 1.1 वोल्ट है, इसको आगे सॉल्व करते हैं यार, 0.059। अच्छा -1 है यहाँ पर, ये नंबर तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ माइनस है, माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, यस 0.59, और log 10 की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, तो इंटू 1 बचा है यहाँ पर, है ना। चलिए ठीक है, तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आप देखिएगा, आगे क्या करना है आपको, बहुत आगे आसान हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से और करने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे, 0.0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 समथिंग, इसको प्लस करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.129 वोल्ट। चलिए ये तो आंसर है, किसका है, ई सेल निकल आया आपका। कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ सेल 1 मोलर ना हो। एक और चीज़ है, तो ऐसे और सेल को कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। अच्छा एक मज़े की बात है यहाँ पर, देखिएगा क्या मजे की बात है सर, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सेल ऐसा दिया हुआ है तो आप फर्स्ट पहचान जाएंगे कि नस्ट इक्वेशन यूज़ करना है, और अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया है तो ई नॉट सेल वैल्यू फट से निकाल लेंगे, उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को यूज करके लिए। तो ठीक है, इसे समझ में आ गया होगा आपको कि हाफ सेल का भी नस्ट इक्वेशन को यूज करके किसी सेल का हाफ सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और किसी फुल सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अच्छा और एक बात है, इस तरह से और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कहीं कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।